नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 6 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भले ही गजा में सीज फायर के ऐलान को लेकर इजराइल की मीडिया न जाने कितनी बातें कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गजा में इजराइल के हमले तेज हैं, उसके बदले में अब अल-कस्सम ब्रिगेड ने भी बड़ा जवाब दिया है। एक अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ क्या कुछ हुआ है इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा और साथ ही ग्रेटा थनवर्थ के साथ क्या कुछ हुआ था इजराइल के अंदर, उस घटना को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि एक आदमी कितना बड़ा जालिम हो सकता है। और साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में राज करने की कोशिश कर रहा है, आज अपने ही व्यक्तिगत मसलों से इस कदर घिर गया है कि उसके जो सैनिक हैं खाने को खाना नहीं पा रहे हैं, हाथ में सैलरी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रंप भाई साहब है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो साथ ही आज सीज फायर को लेके एक बातचीत होनी है हमास और इजरायली जो निगोशिएटर है उनके बीच। तो इस बातचीत का क्या मकसद है, हमास ने कौन कौन सी सतर्कता बरती, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आज डिटेल बातचीत करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है ना उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप कमेंट जरूर कर दें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली और सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही है, यह बड़ी खबर निकल के सामने आ रही यमन के हवाले से। यमन की तरफ से जो इजराइल का एलिट शहर है वहां पे बड़ा हमला देखने को मिला है और सीधा सीधा मिसाइलें दागी है यमन ने। और उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने से पहले इजराइल ने सीधा सीधा अपने लोगों से कहा कि भाई ऐसा है कि हम इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम कर पाए ना कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इस वजह से आप लोग शेल्टर होम में छुप जाओ, क्योंकि यमन की मिसाइलों का तोड़ हमारे पास हो इसकी हम 100% गारंटी नहीं ले सकते। इसके बाद यमन की मिसाइलों को दिन के उजाले में इंटरसेप्ट करने के लिए कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत करनी पड़ रही, पहले आप उसका वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यमन के इस हमले में इजराइल किस कदर बौखलाया हुआ था। इजराइल के इंटरसेप्टर किस तरह से उस मिसाइल को मारने के पीछे पागल थे। इधर यमन का हमला चल ही रहा था, इसी दौरान अल-कस्सम ब्रिगेड ने बड़ा दावा किया कि भले ही सीज फायर को लेकर इजराइल तमाम बातें कर रहा हो, लेकिन अपनी हरकतों से इजराइल बाज नहीं आ रहा। हुआ क्या, आज अपाचे हेलीकॉप्टर लेके ये लोग बमबारी करने गए थे। इनके दिमाग में आया कि चलो हेलीकॉप्टर से ही आज मार लेते हैं, कौन सा कोई जान पाएगा। लेकिन इसी बीच अल-कस्सम ब्रिगेड ने सैम 7 मिसाइल से, या सैम 7 एक मिसाइल है उससे इस अपाचे हेलीकॉप्टर को टारगेट किया और टारगेट करने के बाद इस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। हालांकि डिस्ट्रॉय हुआ है नहीं हुआ है इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मे भी आने वाले चंद घंटों में अगर ये बात क्लियर हो जाएगी तो आने वाले चंद घंटों में इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना के जरूर बताऊंगा कि क्या अपाचे हेलीकॉप्टर जो इजराइल का है उसको डिस्ट्रॉय किया गया या फिर नहीं किया गया। खैर, ये तमाम चीज़ें अभी रेजिस्टेंस फाइटर और साथ ही आईडीएफ के बीच जो क्लैशेस चल रही हैं उसकी अपडेट है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे क्या हो रहा है उसको आप जान लीजिए। पॉलिटिकल तौर पे अंदर की सच्चाई ये है कि ट्रंप से नेतन्याहू अच्छा खासा चिढ़ चुका है। क्यों, वो आप जान लीजिए। दरअसल आज ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि हम भाई मानेंगे नहीं, हम हार रहे हैं, इस हिसाब से हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। इस पे ट्रंप ने ऑन द रिकॉर्ड समझाते हुए नेतन्याहू को कहा कि पागल हो, इतने दिन से जिस हमास को झुकाने के लिए तुम परेशान थे उस हमास को झुकाने की मैंने कोशिश की और हमास मान गया। वैसे भी तुम गजा को खाली करा नहीं पा रहे हो, वैसे भी तुम गजा को कब्जा कर नहीं पा रहे हो, वैसे भी तुम अपने बंधकों को आजाद कर नहीं पा रहे हो। तो ऐसे हाल में कम से कम अगर वो मान रहा है तो शांति से अपनी इज्जत बचाओ और बचा के निकल जाओ।
नेतन्याहू ने कहा कि नहीं नहीं भाई, बड़ी बेइज्जती हो रही, पूरी दुनिया थूकेगी। तब इन्होंने कहा यू आर सो फकिंग नेगेटिव। ये एग्जैक्ट शब्द जो मैंने बोले ये सेम सब ट्रंप के थे नेतन्याहू को लेके। बाकायदा रिकॉर्ड पे ये बात है कि उन्होंने कहा यू आर सो फकिंग नेगेटिव। क्या तुम पागलों की तरह एकदम नकारात्मक क्यों सोचते हो भाई? अरे मौका बढ़िया, इज्जत बचाओ। इसके बाद क्या हुआ? फोन कट गया। अभी मीटिंग भी होनी, उसके बारे में भी अभी आपको डिटेल बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद जो नेतन्याहू है उसने क्या कहा और ट्रंप ने क्या कहा, उसमें आप कंपेयर कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि सच में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो ताल्लुकात हैं बिल्कुल खराब है। दरअसल ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि भाई अब इजराइल को पीछे हटना होगा। हमास शर्तों को मान गया है और ऐसे हाल में अगर इजराइल हमला करता है तो नेगोशिएशन की बातें बिगड़ जाएंगी। ये बात ट्रंप ने ऑफिशियली बोल दी। इसके बाद क्या हुआ कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने कहा कि भाई बातचीत कंप्लीट हो गई है, 90% के करीब बातचीत हो गई और महज 10% मामला बचा है जो इजराइल अटका रहा है। अगर ये 10% भी इजराइल मान जाए तो उसके बाद हमास से बातचीत जारी रहेगी। यानी ये जो 90% की बात बोली है मार्को रूबियो ने, ये इजराइल की बोली कि भाई नेतन्याहू 90% शर्तों पे एग्री है, लेकिन 10% अभी बाकी है, उस पर बातचीत जारी है, उस पर भी नेतन्याहू एग्री हो जाए। ये बात इन्होंने बोल दी। अब आप नेतन्याहू का बयान सुनिए। नेतन्याहू ने सीधा सीधा धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमारे बंधक आजाद नहीं होंगे तब तक कोई भी हमला नहीं रुकेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो भी सीज फायर का कोई मतलब नहीं। तीसरा पॉइंट जो कि इम्पॉसिबल है कि फिलिस्तीन के पास कोई आर्मी नहीं होगी, फिलिस्तीन की कोई सरकार नहीं बनेगी। ये बात भी इम्पॉसिबल है। अब इन तीनों शर्तों के साथ नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा और अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हुए कहा कि अगर इन तीनों शर्तों को एग्री नहीं करता है हमास तो हमारी तरफ से भी सीज फायर नहीं होगा। ये तमाम बातें नेतन्याहू ने बोल दी ऑफिशियली। अब आप आगे का खेल सुनिए। आज यानी मंडे को, सोमवार को इजिप्ट के अंदर, इससे पहले कहां होता था मामला? दोहा, कतर में। लेकिन पहली बार इजिप्ट भाई साहब कूदे। उन्होंने कहा कि चलो हमारे यहाँ बातचीत होगी, अगर हमारे यहाँ एक बार समझौता हो गया तो भौकाल हमारा है। इसके बाद इजिप्ट भाई साहब ने कहा कि आओ यार बातचीत करते हैं, तुम्हारा हम सीज फायर का मामला अपने यहाँ सॉल्व करवाएंगे। अब इसमें आप हमास का दिमाग देखिए। जैसे ही सीज फायर की बातचीत हुई, ये डिसाइड हुआ कि सोमवार को बातचीत होगी, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमास अपने हिसाब से करवा रहा है और सब कोई आज मानने को मजबूर है। क्या? पहला कि ये मीटिंग डायरेक्ट नहीं होगी। इसमें ऐसा नहीं कि एक साइड पे इजराइल के नेगोशिएटर बैठेंगे, सामने पे बैठ जाएंगे हमास वाले, फिर बातचीत हो। ना 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 ना, ये नहीं, अप्रत्यक्ष होगी। यानी इजराइल वाले बैठे, हमास वाले नहीं आएंगे, अपनी बात किसी के थ्रू भेज देंगे, वो तुम सुन लो। दूसरी बात आप सुनिए, इस मीटिंग को लेके आज शाम को ही यानी संडे को ही, ध्यान से देखा जाए तो संडे को ही जो इजराइल के बातचीत करने वाले लोग हैं वो पहुंच गए। इजराइल के बातचीत करने वाले लोग पहुंच गए, लेकिन अब ताज्जुब की बात सुनिए कि हमास ने कहा कि हम बस मंडे को ही आएंगे। कहां आएंगे, कहां रुकेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि एक बार जानकारी देके धोखा खा चुका है हमास। कतर में, दोहा में कहा इनके ऑफिशियल रुके थे, इसके बारे में जब जानकारी इजराइल को हो गई तो इजराइल ने हमला करके मार दिया था। कोशिश की थी, एक आध दो लोगों को मार भी दिया था। तो इस बार हमास ने सतर्कता बरत दी। उसने कहा कि भाई हम अपना लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम सामने से बातचीत भी नहीं करेंगे, नेगोशिएशन हम किसी अपने एजेंट को भेजेंगे, किसी बीच वाले से बात करवाएंगे, तुमको मारना उसको मारो, हम क्यों आए मरने। इसके बावजूद भी इजराइल पहले पहुंच गया। इजराइल मीटिंग करने को तैयार हो गया। और एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो मीटिंग होगी यही सब डिसाइड कर देगी। अगर इस मीटिंग में किसी भी हाल में कोई कंक्लूसिव चीज निकल के सामने नहीं आई तो आप गारंटी ले लीजिए कि फिर सीज फायर नहीं होगा। क्योंकि जब बातचीत में बात नहीं बनी तो फिर अमेरिका कुछ और कहे, नेतन्याहू को भी करने का मन है नहीं, वो आप साफ तौर पे समझ सकते हो उसकी हरकतों से। देखिए आज गजा में हमला हुआ, इधर कहा गया कि भाई पीछे हटो, और पीछे हटने की भी जो लाइन है वो भी आप जानेंगे तो हंसेंगे। दरअसल ट्रंप का प्लान है कि पीछे भी हटेगा इजराइल उतना ही जितना 2024 में था। तो 2024 में तो गजा के अंदर था, तो पीछे हटने का क्या सेंस बना? पीछे हटना है तो 2023 के हिसाब से पीछे हटाओ, जब जंग शुरू तो नहीं हुई थी। बहरहाल अब पीछे हटने की बात भले ही हो रही है, इजराइल का कहना कि हम पीछे भी हट रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए कि गजा में बड़ा हमला किया इजराइल ने, और इस हमले में ज्यादा नहीं 19 लोगों की जान गई। अब आपको लगेगा ज्यादा नहीं, मैंने क्यों बोला ज्यादा नहीं का मतलब 100 लोग मारे जा रहे थे, आज 19 मरे, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि भाई ज्यादा लोग नहीं मरे। अब आप सोच के देखिए कि 19 लोग मारे जा रहे हैं। इधर हमास हमला कर रहा, अल-कस्म ब्रिगेड हमला कर रहा, उधर यमन के हूतीस की तरफ से ड्रोन दागा गया, उसके बारे में भी आपको पता है। तो ऐसे हाल में
किसी का अभिमान सीज फायर को लेकर रेडी नहीं है, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और रही बात अमेरिका की, अब आपको अमेरिका की कुछ सच्चाइयां बता देता हूं, और ये सच्चाइयां बहुत कम लोगों के सामने आती हैं। दैट्स वाई बहुत कम लोग जान पाते हैं कि अमेरिका अंदर से कितना खोखला है। दरअसल तमाम दबाव बनाने की कोशिश की गई, तमाम तरीके से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई हमास को, फिलिस्तीनी पार्टीज को, इजराइल को भी रोकने की टोकने की कोशिश की ट्रंप ने, लेकिन इजराइल भी जिद्दी है, वो मान नहीं रहा। इधर हमास का तो है भाई, मरेंगे मारेंगे, डज नॉट मैटर, झुकेंगे नहीं। अब ट्रंप भाई साहब का अभी 10 मिनट पहले मैंने देखा कि बड़ा बयान निकल के आ गया। बड़ा बयान क्या, इन्होंने कहा कि भाई जो 20 पॉइंट हमने रखे हैं, इन 20 पॉइंटों में कुछ चीजें चेंज हो सकती है, उस पर बातचीत होगी, उस पर निगोशिएशन होगा, उस पर कुछ चीजें चेंज की जा सकती है। अब क्यों इन्होंने बोला, पहले तो इन्होंने संडे तक की डेडलाइन दी थी कि संडे तक अगर शर्तें नहीं मानी गई तो हम बड़ा हमला करेंगे, और संडे बीत गया, कौन सा बड़ा हमला हुआ। इनको लग गया कि भाई रेजिस्टेंस फाइटर जो है झुकने वाले हैं नहीं, तब इन्होंने नया कांड किया। इन्होंने कहा कि भाई बातचीत करते हैं ना, एक बार आओ ना, निगोशिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद अंदर से खोखला, और कैसे है वो आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप ग्रेटा थनबर्ग की कहानी जान लीजिए। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने कई सारे आरोप लगाए थे इजराइल के ऊपर, इन तमाम आरोपों को सिलसिले से इजराइल ने नकार दिया और कहा कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, हम तो देवता किस्म के इंसान हैं, हम तो फूल और माला लेके स्वागत कर रहे थे। हुआ क्या, ग्रेटा थनबर्ग को जब गिरफ्तार किया गया, तो चूंकि इससे पहले भी एक बार गिरफ्तार किया जा चुका था, इस वजह से इजराइल की जो सरकार है, इजराइल की जो आर्मी है, ग्रेटा थनबर्ग से खुन्नस खाए बैठी थी। इतना लाज, इतना लिहाज नहीं था कि भाई महिला है, वो औरत है, जंग में भी औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाता, लेकिन ये चीजें तो मर्दों के लिए हैं, हिजड़ों के लिए क्या बोला जाए। ग्रेटा थनबर्ग को बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया, शरीर के उन हिस्सों को टोया और टटोला गया, बाकी आप समझ सकते हैं, और साथ ही गालियां दी गई, इजराइल का झंडा चुमवाया गया, कहा गया कि तुम फिलिस्तीन का झंडा लगा के घूमते हो, एक काम करो इजराइल का झंडा चूमो, तभी तुमको जिंदा छोड़ा जाएगा। इन तमाम 136 लोगों को तब जिंदा छोड़ा जाएगा जब तुम इजराइल का झंडा चूमोगी। इसके बाद पेट पे लातों से मारा, सोने के लिए ऐसा बिस्तर दिया जिसपे खटमल थे, कॉकरोच थे, और ये तमाम बात जब ग्रेटा थनबर्ग ने मीडिया के सामने बताई और इंटरनेशनल मीडिया में इसको लेके हाहाकार मचा, तब इजराइल ने कहा नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस बैठाया और बैठाने के बाद छोड़ दिया। ग्रेटा थनबर्ग झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया ने लाइव स्ट्रीमिंग में देखी थी कि कैसे ग्रेटा थनबर्ग को पकड़ा गया था। पकड़ने के लिए कोई महिला आर्मी नहीं गई थी, मर्द ही गए थे, महिलाओं को पकड़ के लाया गया था, और किस हिसाब से टॉर्चर किया गया था इसका भी वीडियो पूरी दुनिया देख चुकी है। इजराइल तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम एक्सपोज हो चुकी हो। खैर, ये बातें इज्जतदारों को शोभा देती हैं, बेइज्जत आदमी को आप कितना भी जलील करें क्या मतलब। खैर, अब आपको अमेरिका की भी कुछ सच्चाइयां बता देता हूं। इस समय ट्रंप की जो सरकार है, उससे ज्यादा निकम्मी और उससे ज्यादा गिरी सरकार अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं आई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के जो सरकारी मुलाजिम हैं वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। अमेरिका में एक पर्व होना है, एक सेलिब्रेशन होना है कि अमेरिका की आर्मी को बनाए हुए 250 साल हो गए, वर्षगांठ मनाई जाएगी। और इस वर्षगांठ मनाने के लिए, एक तरह से एनिवर्सरी कह सकते हैं अंग्रेजी में, इस एनिवर्सरी को मनाने के लिए बाकायदा एक प्रोग्राम होगा, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को होता है, 26 जनवरी को होता है, लाल किले पे होता है ना, आपने देखा होगा राजपथ पे होता है। सेम तरीके का प्रोग्राम अमेरिका में होना है। भाई बड़ा देश है, बड़ी ताकत है, B-2 बम्बर उड़ेंगे, तमाम और चीजें होंगी। लेकिन अब ताजुब की बात सुनिए कि जितने सैनिक वहां पे परफॉर्म करेंगे, उन तमाम सैनिकों को सैलरी ही नहीं मिल रही, बेचारे फ्री में परफॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से अब संभावनाएं निकल के सामने आई कि सैनिकों ने मना कर दिया कि परफॉर्म नहीं करेंगे, और मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करना पड़ा कि भाई एक काम करो, देश की इज्जत की बात है यार, ऐसे मत करो। मुझे उम्मीद है कि मेरे सैनिक बहादुरी से लड़ेंगे, मेरे सैनिक बिना पैसे की मेहनत करके काम करेंगे। भाई कौन बिना पैसे करेगा, और कौन सा तुम ईमान की जानकारी के लिए लड़ रहे हो, कौन सा तुम अपने धर्म की हिफाजत के लिए लड़ रहे हो, कौन तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हो? तुम तो पूरी दुनिया को परेशान करने में लगे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा, इस वजह से तुम कूद पड़ो, किसी को भी लेके कुदा दो कहीं भी, लोगों को मारना, परेशान करने, इसके अलावा तुमने किया क्या है? अमेरिका पे किसी ने हमला किया नहीं, अमेरिका खुद की कोई लड़ाई लड़ नहीं रहा। अमेरिका के सैनिक कहाँ लड़ते हैं? अफगानिस्तान में आके लड़ेंगे, और कहाँ लड़ेंगे? ईरान में जाके लड़ेंगे, इराक में जाके लड़ेंगे, जहाँ इनकी खुद की कोई लड़ाई नहीं। यूक्रेन में इन्होंने भेजा था अपने सैनिकों को, तो ये इनकी सच्चाई है। ये दूसरे देशों में अपने सैनिकों को भेज कर मरवाते हैं, तो भाई अपने लिए कोई, अपने देश के लिए शहीद हो। आप सोचिए, आप सैनिक हैं, इस भारत देश के लिए आपको शहीद होना पड़े, आप फ्री में जाके शहीद होंगे। लेकिन अगर भारत की सरकार यानी मोदी सरकार आपसे कहे कि बाबू ऐसा यहाँ से निकलो, तुम चले जाओ यूक्रेन और वहां जंग लड़के मरो, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे आप?
वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ना कि दूसरे वतन से मोहब्बत। तो ये बिना सैलरी के अपने लोगों से काम करवा रहे हैं और अब इनको बड़ी फटकार भी लगी है। पोर्टलैंड में इन्होंने गार्ड्स तैनात कर रखे थे। क्यों? पोर्टलैंड में बड़ा विरोध हो रहा है इनकी हरकतों की वजह से, और इन्हीं हरकतों की वजह से ट्रंप ने सोचा कि भाई विरोध होगा तो मेरी बेइज्जती होगी, फिर मुझे चुनाव लड़ना है, पता नहीं जीतूं या हारूं। अरे भाई तुम्हारी उम्र भी नहीं हो सकता 5 साल में, तुम समझ रहे ना आप। लेकिन लालच देखिए, इनको लगा कि विरोध ना होने पाए, इस वजह से इन्होंने गार्ड को तैनात कर दिया और इसको लेके मामला पहुंच गया कोर्ट में। अब मामला जब कोर्ट में गया तो जो पोर्टलैंड की कोर्ट है उसने बड़ी फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इस देश में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? इन्होंने कहा नहीं हुजूर, ऐसा है कि तो विद्रोह कर रहे थे, देश टूट जाता। उन्होंने कहा कि कौन सा विद्रोह किया? किसी ने पत्थर फेंका क्या? किसी ने ईंट चलाई क्या? और अगर नहीं चलाई तो हाउ कैन यू से? इसके बाद ट्रंप को बड़ी फटकार लगी और साथ ही जो सैनिक वहां पे डिप्लॉय किए गए थे उन तमाम सैनिकों को वापस भेजा गया और कहा गया कि ऐसी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। इस देश में खूबसूरती के साथ तमाम आवाम के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सोचिए इस लेवल पे ये बंदा जलील हो रहा, लेकिन इसके बावजूद इसकी बातें नहीं खत्म होती। खैर, सेम ऐसा फैसला हमारे देश में भी आया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किसी भी देश की और किसी भी राज्य की सरकार को एक साथ 3 चीजें बनने का कोई हक नहीं, जज, ज्यूरी और जल्लाद। यानी जो बुलडोजर एक्शन है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस गवई का बड़ा बयान आया है कि आप अपने हिसाब से फैसला सुना के किसी का घर नहीं तोड़ सकते। और ऑब्वियस सी बात है, ये फटकार किसको लगाई गई है, किसके लिए कहा गया है, बिना कहे आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं। अगर आप समझ चुके हैं तो कमेंट में मुझे नाम बता दीजिएगा कि किसकी सरकार के लिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि किसी भी सूरत हाल में आप किसी का घर नहीं छोड़ सकते, या ना ही जोड़ सकते, ना ही तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जज बनने का पावर नहीं है। हम आदेश देंगे तब आप करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट डू। खैर, तो ये तमाम चीजें चली रही, लेकिन इसी बीच आने वाले चंद घंटों में इजराइल के नेगोशिएटर और साथ ही जो फिलिस्तीन के नेगोशिएटर, इनके बीच बातचीत होगी। बातचीत में क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है ये अब काफी अहम होगा। डिटेल में मैं एनालिसिस कर रहा हूं और जैसे ही बातचीत के कुछ मुद्दे क्लियर होंगे, देखिए एक तो होता है कि ओरिजिनल फैक्ट से खबर आए, एक होता है उड़ते उड़ते। भाई उड़ते उड़ते पे विश्वास करना मेरा काम नहीं है, जो ओरिजिनल फैक्ट से खबर आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो बातचीत जारी है और इस बातचीत में जो कुछ होगा, यकीन मानिए कि गाजा का फ्यूचर, गाजा का मुस्तकबिल यहीं से डिसाइड होगा और कोई तरीका नहीं कि चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आमने सामने से इजराइल और हमास बातचीत करेंगे। देखिए अमेरिका के कहने पे क्या होगा, सीज फायर करना है हमास को, करना है इजराइल को, ये दोनों नहीं रेडी रहेंगे तो अमेरिका भूखता रहे, क्या कर लेगा वो? आप सोचिए ना इस चीज को। सिंपल बात है भाई, जिसको लड़ना है वो रुकेगा तो रुकेगा, अदरवाइज हु कैन स्टॉप द फाइट। सिंपल बात है भाई। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, चूंकि आपके कमेंट की काफी महत्वता रहती है। क्यों? वो भी आप जान लीजिए। जब आप कमेंट करते हैं, आप एक बात रखते हैं, हो सकता है आप कुछ ऐसी बात बताएं जो मुझे सीखने को मिल जाए, हो सकता है आप कुछ ऐसी बात बोल दें जिससे मुझे एक मैसेज मिल जाए। आपको कमेंट करने के बाद एक मर्दों वाली फीलिंग भी आएगी। आप एक चीज जान लीजिए, क्योंकि जो जिंदा है वही अपनी बातें रखता है। बहुत सारे मुर्दा हैं कि कोई एक्सीडेंट में भी मर रहा तो वो जाके वहां पे मदद नहीं करते। क्यों? उनको लगता है यार हमारा मामला थोड़ी ना। लेकिन जो मर्द होता है, जो जिंदा होता है, वो जाएगा, मदद करेगा। अगर खून की जरूरत है खून देगा। तो जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए, इस बात को आप मेरी याद रखिएगा। खैर, मैं किसी की भावनाओं को हाथ नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी हो और आपकी क्या राय है वो तमाम चीजें आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाकी वीडियो बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।